तो जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में ना मुझे एक बहुत ही अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला। अच्छा, कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉर्दर्न आर्क कैपिटल जैसी बड़ी फाइनेंस कंपनी पर एक मैसिव पेनल्टी थोप दी है। मतलब उन्होंने बेसिक केवाईसी रूल्स तोड़ने पर ब्रेक्स पूरी तरह से स्लैम कर दिए हैं। राइट। और ठीक उसी हफ्ते, ठीक उसी इकॉनमी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन और एआई जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए अरबों रुपए अनलॉक कर दिए। हाँ, यस, बिल्कुल। यानी एक रेगुलेटर एग्रेसिवली ब्रेक्स दबा रहा है और एक लीडिंग बैंक फुल स्पीड में एक्सेलरेटर पर पैर रख रहा है। आज के इस डीप डाइव में हमारे पास करंट अफेयर्स के सोर्सेज का एक लंबा चौड़ा स्टैक है, जहां बैंकिंग, डिफेंस और इंटरनेशनल पॉलिसी के लिटरली हजारों डेटा पॉइंट्स हैं। और हमारा मिशन यहाँ सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट बनाना नहीं है। हाँ, वो तो हम कभी नहीं करते। एग्जैक्टली। हमारा फोकस उस फाइनेंशियल इंजन को समझना है जहां ये ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों एक ही गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी हो, सेबी, नबार्ड या आईबीपीएस, वहां आइसोलेटेड फैक्ट्स को रटना अब काम नहीं आता। बिल्कुल नहीं। सिलेबस ना एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की तरह होता है। एक अच्छे पोर्टफोलियो में रिस्क और रिवॉर्ड का एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। कुछ सेफ, हेवीली रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और कुछ एग्रेसिव ग्रोथ स्टॉक्स। आज के हमारे डिस्कशन में भी यही बैलेंस दिखेगा। तो इकोनॉमी के सबसे कोर पिलर रेगुलेटर्स और बैंक से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले बता रही थी, आरबीआई ने नॉर्दर्न आर्क कैपिटल पर पेनल्टी लगाई है। अगर स्पेसिफिक्स में जाएं तो केवाईसी नॉन कंप्लायंस के लिए सेक्शन 58G और 58B का यूज किया गया। बट टेक्निकल सेक्शंस को थोड़ा साइड में रखें तो एज अ कॉन्सेप्ट ये स्ट्रिक्टनेस अचानक इतनी क्यों बढ़ रही है? इसे ना एक हाई एंड नाइट क्लब के बाउंसर की तरह समझना चाहिए। बाउंसर? ओके। हाँ। मतलब क्लब कितना भी प्रीमियम क्यों ना हो, अगर बाउंसर एंट्री पर आईडीज प्रॉपर्ली चेक नहीं कर रहा है तो रेगुलेटर आकर पार्टी बंद करवा देगा। ये जो सेक्शंस हैं, ये उसी बाउंसर की रूल बुक है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर एक बेसिक फाउंडेशन है। राइट। अगर फाउंडेशन ही वीक है तो मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। इसलिए आरबीआई सिस्टम को क्लीन रखने के लिए प्योरली डिफेंस खेल रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ब्रिस्पे को फाइनल पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर ऑथराइजेशन मिल गया है, OPACB। हाँ। या फिर एनबीएफसीज के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के लिए जो नया रिस्क वेटिंग फ्रेमवर्क आया है। ये सब रूल्स बस ये इंश्योर करते हैं कि फाउंडेशन बिल्कुल शॉक प्रूफ रहे। ये तो हो गया डिफेंस, पर ग्रोथ के लिए ऑफेंस भी तो खेलना पड़ेगा ना। और वहीं एसबीआई का नया इनिशिएटिव चक्रा वो पिक्चर में आता है। चक्रा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो प्योरली सनराइज सेक्टर्स को फाइनेंस करने के लिए बनाया गया है, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर्स, जो कि बहुत हाई रिस्क सेक्टर्स हैं। एग्जैक्टली। ये ट्रेडिशनल नहीं है, इनमें रिस्क ज्यादा है, पर फ्यूचर वही है। तो क्या बैंक एक ही टाइम पर डिफेंस और ऑफेंस दोनों खेल रहे हैं? खेलना पड़ेगा। एक तरफ केवाईसी कंप्लायंस से रिस्क मिनिमाइज हो रहा है और दूसरी तरफ चक्रा के थ्रू फ्यूचर इंडस्ट्रीज में कैपिटल पंप किया जा रहा है। और ये कैपिटल सिर्फ डोमेस्टिक बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम ग्लोबल फुटप्रिंट्स की बात करें तो एसबीआई ने कोलकाता में एक ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर यानी जीटीएफसी लॉन्च किया है। राइट। और उनकी जो एनबीएफसी आर्म है SMFCL, उन्होंने मैरिटाइम लैंडिंग में लगभग 4,300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, है ना? हाँ, और मैरिटाइम लैंडिंग अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स सेक्टर है जो इंटरनेशनल ट्रेड को डायरेक्ट सपोर्ट करता है। प्रोडक्ट्स की अगर डीप की बात की जाए तो आईसीआईसीआई बैंक ने 1 जनवरी 2026 से एक CAGS लॉन्च किया है टैक्स एग्जेम्प्ट डिपॉजिट्स के लिए। पर वेट, मैं सोच रही थी ये CAGS एग्जैक्टली काम कैसे करता है? अगर कोई नॉर्मल FD ना करके CAGS में पैसे डाल रहा है तो इसका मैकेनिज्म क्या है? CAGS मतलब कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। इसका मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज किसी ने एक प्रॉपर्टी बेची और उस पर उन्हें मैसिव प्रॉफिट यानी कैपिटल गेन हुआ। अब रूल ये है कि अगर वो प्रॉफिट एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी में रीइन्वेस्ट नहीं किया गया तो उस पर हेवी टैक्स लग जाएगा। बिल्कुल। पर प्रॉपर्टी ढूंढने में वक्त तो लगता है ना, तो उस ट्रांजिशन पीरियड के लिए वो पैसा एक ऑर्डिनरी बैंक अकाउंट की जगह CGAS अकाउंट में पार्क किया जाता है। अच्छा। वहां पार्क करने से सरकार को एक सिग्नल मिलता है कि भाई ये पैसा रीइन्वेस्टमेंट के लिए रखा गया है और उस पर टेम्पररी टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। ये मैकेनिज्म एक तरह से ब्रीदिंग रूम देता है। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एक टेम्पररी टैक्स शील्ड की तरह काम करता है। दूसरी तरफ मैंने देखा IDFC फर्स्ट बैंक एक जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड ले आया है, जो डायरेक्टली उन कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है जो इंटरनेशनली हैवी स्पेंड करते हैं।
और इन सब नीश प्रोडक्ट्स को ड्राइव करने के लिए नए फेसेस भी चार्ज ले रहे हैं, जैसे कैनरा बैंक में हरदीप सिंह अहलूवालिया इंटरिम एमडी एंड सीईओ बने हैं। ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में कार्तिकेयन मनिकम नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। और लीडरशिप बदलने के साथ साथ नई एंटिटीज भी ट्रेडिशनल स्पेसेस को डिसरप्ट कर रही हैं। जैसे आशिका ग्रुप को सेबी से म्यूचुअल फंड लॉन्च करने का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाना, ये दिखाता है कि मार्केट में अभी भी नए प्लेयर्स के लिए जगह है। बिल्कुल है। लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन टेक और फाइनेंस के इंटरसेक्शन पर आएगा। ओ, आप एफएसएस ग्लोबल की बात कर रहे हैं? यस, एफएसएस ग्लोबल को ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन मिला है, और ये सिर्फ नॉर्मल पेमेंट्स के लिए नहीं है। हाँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, एपैक और साउथ अफ्रीका में किसी पेमेंट्स कंपनी के पास ये पहली बार आया है। ये तो डेटा सिक्योरिटी और फ्रॉड डिटेक्शन का एक नया लेवल लग रहा है मुझे। और इन्हीं सब स्ट्रैटेजीज को अलाइन करने के लिए PSB अलायंस की एनुअल स्ट्रैटेजी मीट भी हुई न्यू दिल्ली में, जहां DFS सेक्रेटरी ने कीनोट दिया था। सो बैंक्स के पास कैपिटल तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये पैसा देश के विकास में, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक में, एक्चुअल में चैनल कैसे हो रहा है। ये ट्रांजिशन समझना बहुत जरूरी है। यहाँ टेक मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही मैसिव डेटा पॉइंट सामने आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT यानी MITI ने 41,863 करोड़ रुपए का एक आउटले अप्रूव किया है, जिसमें 22 नए प्रपोजल्स पास हुए हैं। पर यहाँ मेरा एक सीरियस पुशबैक बनता है। क्या? अरबों रुपए फैक्ट्रीज, सेमीकंडक्टर हब्स और हार्डवेयर में पंप किए जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारी ह्यूमन वर्कफोर्स इस नए हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए तैयार है? हार्डवेयर तो आ जाएगा, पर उसे चलाएगा कौन? ये एक बहुत ही क्रूशल वल्नरेबिलिटी है, और सच कहूं तो गवर्नमेंट भी इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना इक्वेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर हार्डवेयर अपडेट हो रहा है तो ह्यूमन सॉफ्टवेयर को भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना। राइट। और यहीं पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया सोर प्रोग्राम एंटर करता है। सोर का मतलब है स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस। स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस, गॉट इट। ये एक ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड की तरह है। ये सिर्फ बेसिक कंप्यूटर चलाना सिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि वर्कफोर्स को AI टूल्स के साथ कोलैबोरेट करना सिखाने के बारे में है। जब तक टेक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स और AI स्किलिंग पैरेलल नहीं चलेंगे, तब तक उन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। सो हार्डवेयर और ह्यूमन कैपिटल का सिंक होना बेसिकली जरूरी है। और सिर्फ मेगा कॉर्पोरेशंस ही नहीं, MSMEs के लिए भी कैपिटल फ्लो बढ़ाया गया है। मैंने देखा MAS यानी मार्केट एक्सेस स्कीम के लिए 4,531 करोड़ एलोकेट हुए हैं, और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के लिए लगभग 7,295 करोड़। ये डायरेक्टली छोटे बिजनेसेस को ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट करने की कोशिश है। और इसी ग्लोबल इंटीग्रेशन का एक और डायरेक्ट एग्जांपल हेल्थ केयर सेक्टर से आता है। JP नड्डा ने इंडियन फार्माकोपिया का 10th एडिशन IP 2026 रिलीज किया है। इस बार इसमें 121 नए मोनोग्राफ्स ऐड हुए हैं। वेट, ये मोनोग्राफ टेक्निकल टर्म्स में एग्जैक्टली होता क्या है? एक आम इंसान के लिए इसका क्या रेलेवेंस है? मोनोग्राफ को ना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, साइंटिफिकली, लीगली बाइंडिंग रेसिपी बुक की तरह समझिए। रेसिपी बुक? हाँ, अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी लेट्स से पैरासिटामोल बना रही है, तो उस पैरासिटामोल के केमिकल कॉम्पोजिशन, उसकी प्योरिटी और उसकी टेस्टिंग का एग्जैक्ट स्टैंडर्ड उस मोनोग्राफ में लिखा होता है। अगर दवा उस रेसिपी से 1% भी डिविएट करती है तो वो इलीगल या सबस्टैंडर्ड मानी जाएगी। ओह वाओ, ओके। नए मोनोग्राफ्स ऐड होने का सीधा मतलब है कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री अब और ज्यादा एडवांस ड्रग्स को स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर पा रही है, जिससे ग्लोबल मार्केट में इंडियन मेडिसिन्स की क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ती है। दैट इज फैसिनेटिंग। एक सिंपल स्टैंडर्ड रूल बुक कितना बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। एग्रीकल्चर में भी JP नड्डा ने फर्टिलाइजर सब्सिडी क्लेम्स के लिए एक इंटीग्रेटेड ई-बिल सिस्टम लॉन्च किया। साथ ही रबी 25-26 सीजन के लिए PNK फर्टिलाइजर्स के न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स अप्रूव किए गए। ये बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रैकिंग के थ्रू लीक्स को प्लग करने का मैकेनिज्म लग रहा है मुझे। प्रिसाइसली। जब सिस्टम डिजिटल होता है तो बिचौलिए मतलब इंटरमीडियरीज एलिमिनेट हो जाते हैं। वेलफेयर स्कीम्स में एक और मेजर माइलस्टोन ये रहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने अपने 9 साल सक्सेसफुली पूरे कर लिए हैं। राइट। और इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जल सेवा आकलन लॉन्च किया ताकि ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी को मेजर किया जा सके। टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम का डेडलाइन मार्च 31, 2026 तक एक्सटेंड करना, ये सब पैरामीटर्स दिखाते हैं कि फोकस अब एग्जीक्यूशन पर है। बिल्कुल। और एक फैक्ट जो डायरेक्टली सेवर्स को अफेक्ट करता है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स Q4 FY26 के लिए अनचेंज रखे गए हैं।
वीपी का साउथ इंडिया टूर और पीएम मोदी द्वारा सेक्रेट पिपरावा रेलिक्स का एक्सपोजिशन भी कल्चर और गवर्नेंस को कनेक्ट करने के मेजर एग्जांपल्स रहे हैं। जब एग्रीकल्चर में ई बिल्स आते हैं, एमएसएमईज को एक्सेस मिलता है और मेगा टेक हब्स बनते हैं, तो इन छोटी छोटी डेवलपमेंट्स का एक बड़ा कंबाइंड मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। और वो इम्पैक्ट इस हफ्ते एक बहुत हिस्टोरिक नंबर में रिफ्लेक्ट हुआ है। इंडिया ने ऑफिशियली जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का स्टेटस अचीव कर लिया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। हाँ, इकोनॉमी का साइज अब $4.18 ट्रिलियन पहुंच गया है और इंड्रा का फोरकास्ट बता रहा है कि FY27 में ये ग्रोथ 6.9% की दर से आगे बढ़ेगी। देखिए, ये माइलस्टोन एक मैसिव साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। 4.18 ट्रिलियन सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है ना, ये ग्लोबल नेगोशिएशंस में एक लेवरेज है। पर ऐसी बड़ी इकोनॉमी को स्मूथली चलाने के लिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स का रोबस्ट होना जरूरी है, जैसे 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है। हाँ, जिसमें 2026 से 2031 तक स्टेट्स का टैक्स शेयर 41% पर बरकरार रखा गया है। करेक्ट, ये फिस्कल फेडरलिज्म का कोर है। स्टेट्स के पास अपना गारंटीड कैपिटल होना ही चाहिए ताकि वो अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आराम से डेवलप कर सकें। मार्केट्स को रेगुलेट करने में सेबी भी पीछे नहीं है। जनवरी 2027 से AIF यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के कंप्लायंस ऑफिसर्स के लिए NISM सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हो जाएगा। कंप्लायंस ऑफिसर्स बेसिकली गेट कीपर्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टमेंट्स लीगल रूल्स के अंदर हो रहे हैं। पर इस पूरे पॉलिसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा डिस्कशन न्यू इंश्योरेंस एक्ट पर हो रहा है। ओह यस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रूल नोटिफाई किया है कि इंश्योरेंस सेक्टर में अब 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। शर्त यह है कि टॉप लीडरशिप जैसे CEO इंडियन होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका क्या होगा आपके हिसाब से? इसे एक सिंपल एनालॉजी से देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने किसी फॉरेन इन्वेस्टर को एक हाई परफॉर्मेंस गाड़ी खरीदने के पैसे तो देने दिए, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से एक लोकल ड्राइवर के हाथ में रखा है। नाइस। इंश्योरेंस सिर्फ एक बिजनेस नहीं है ना, ये डीप डेमोग्राफिक और फाइनेंशियल डेटा का वॉल्ट होता है। सो सॉवरेन कंट्रोल और फॉरेन कैपिटल के बीच का ये एक मास्टर क्लास बैलेंस है। ग्लोबल फंड्स आएंगे एक्सपेंशन के लिए, लेकिन डेटा और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस फॉरेन एंटिटीज के रिमोट कंट्रोल पर नहीं चलेंगे। दैट स्टीयरिंग व्हील एनालॉजी क्लैरिफाइज इट परफेक्टली। टैक्सेशन में भी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। 1 फरवरी 2026 से सिन गुड्स जैसे टोबैको या अल्कोहल के लिए एक नया टैक्स स्ट्रक्चर इफेक्टिव हो रहा है। ट्रेड प्रोटेक्शन की बात करें तो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को डंपिंग से बचाने के लिए स्टील इंपोर्ट्स पर सेफगार्ड ड्यूटी को 2008 तक इम्पोज कर दिया गया है। और रिन्यूएबल्स को पुश करने के लिए यूनियन बजट 26-27 के अंदर ब्लेंडेड CNG में बायोगैस और CBG पर एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया गया है। वहीं मैक्रो डेटा को पब्लिक के लिए अप्रोचेबल बनाना भी उतना ही जरूरी है। मोस्पी ने एक नया लोगो और मैस्कॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी क्यूट नाम है। अक्सर स्टैटिस्टिक्स को बोरिंग समझा जाता है, पर इकोनॉमिक लिटरेसी बढ़ाने के लिए ऐसी इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटीज बहुत काम आती हैं। और एनर्जी सेक्टर में ONGC और MOL ने ईथेन शिपिंग बिजनेस के लिए 2 जॉइंट वेंचर्स एस्टैब्लिश किए हैं। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स और सिडबी ने इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस के वेरिफिकेशन के लिए MOU साइन किया है ना? हाँ, जो इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल बैंकिंग नेटवर्क में लाने का एक सॉलिड ब्रिज बनेगा। एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी सीधा एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस में ट्रांसलेट होती है। जब एक देश 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता है तो दुनिया उसके साथ बिजनेस करने के नए रास्ते ढूंढती है। एविएशन सेक्टर में एयर इंडिया और एयर बाल्टिक का नया कोड शेयर अग्रीमेंट इसी का एग्जाम्पल है। मल्टीलैटरल फंडिंग में भी ट्रस्ट बढ़ता है, जैसे ADB ने तेलंगाना के मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए 4100 करोड़ रुपीस का लोन अप्रूव किया। और अगर ग्लोबल ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करें तो यूरो जोन एक्सपैंड हो रहा है। हाँ, बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 से ऑफिशियली यूरो को अपनी करेंसी अडॉप्ट कर लिया है, जो यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। दूसरी तरफ एक डोमेस्टिक सर्विस जिसका ग्लोबल सनसेट हो रहा है, इंडिया पोस्ट ने 1 जन 2026 से स्पेसिफिक आउटवर्ड इंटरनेशनल लेटर मेल सर्विसेज बंद कर दी हैं। फिजिकल लेटर्स का जमाना अब डिजिटल कम्युनिकेशन के सामने फेज आउट हो रहा है। वो तो है। गवर्नेंस मॉडल्स भी अब सिर्फ नेशनल कैपिटल्स तक लिमिटेड नहीं रहे। तमिलनाडु के CM ने UN विमेन के साथ जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर एक डायरेक्ट MOU साइन किया है। इसे शायद ग्लोकल अप्रोच कहा जाता है, ग्लोबल एक्सपर्टीज को डायरेक्टली लोकल लेवल पर अप्लाई करना। ये एक बहुत इफेक्टिव ट्रेंड है।
स्टेट गवर्नमेंट्स अब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीधे अपनी पॉलिसीज में एम्बेड कर रही हैं। जैसे एग्रीकल्चर समिट में जिसका थीम था कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट, वहां 87 नोबेल लॉरेट्स ने हिस्सा लिया। 87? That's huge. उनका मेन फोकस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर था, जो लोकल मैलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल है। ग्लोबल माइंड्स, लोकल सॉल्यूशंस। स्पोर्ट्स अरीना और स्टैटिक जीके की तरफ चलें तो 2025 वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप्स कतर में कंक्लूड हुई। और क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट्स के साथ उनकी गवर्निंग बॉडीज पर क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, तो ये फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। फीडे 1924 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर्स लजान में है और प्रेसिडेंट आर्काजी ड्वोकोविच है। उसी तरह फंडिंग बॉडीज में वर्ल्ड बैंक 5 अलग-अलग इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनता है और इसके प्रेसिडेंट अजय बंगा हैं। पर इन इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए जो लोग अपॉइंट होते हैं, उनका विजन सबसे ज्यादा मैटर करता है। एक बदलती हुई इकोनॉमी को सही दिशा में ले जाने के लिए की स्ट्रेटेजिक अपॉइंटमेंट्स की जरूरत होती है। और इस हफ्ते कुछ बहुत ही क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स देखने को मिली हैं। रविंद्र कुमार अग्रवाल ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के हेड का चार्ज लिया है। फूड सिक्योरिटी एक देश की सबसे सेंसिटिव नर्व होती है। लव अग्रवाल को DGFT अपॉइंट किया गया है। रेलवेज में हरिशंकर वर्मा रेलवे बोर्ड के मेंबर बन गए हैं। जुडिशरी में जस्टिस महेश S. सोनक अब झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं। और बैंकिंग में आइडा ल्यू ने HSBC प्राइवेट बैंक की CEO की पोस्ट संभाली है। ये सभी इंडिविजुअल्स अपने डोमेन्स में इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स हैं। अवार्ड्स और पर्सनल माइलस्टोन्स में इस हफ्ते कुछ ऐसी खबरें हैं जो जेन्युइनली बहुत इंस्पायरिंग हैं। ब्रिटिश इंडियन कॉमेडियन और ऑथर मीरा सियाल को किंग्स न्यू ईयर ऑनर में डेम हुड से नवाजा गया। पर सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट रही काम्या कार्तिकेयन की। हाँ, साउथ पोल वाली न्यूज। यस, वो साउथ पोल तक स्की करने वाली यंगेस्ट इंडियन बन गई हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस में माइनस टेम्परेचर्स के बीच नेविगेशन और एंड्योरेंस, ये दिखाता है कि सिर्फ कॉर्पोरेट या बैंकिंग वर्ल्ड में ही नहीं, फिजिकल रियलिटी में रिस्क मैनेजमेंट कितना क्रिटिकल होता है। रिस्क मैनेजमेंट, परसिस्टेंस और एक्सट्रीम फोकस, यही वो एलिमेंट्स हैं जो एक ऑर्डिनरी एफर्ट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं। एक्सेलेंस की यही रिक्वायरमेंट स्पोर्ट्स में भी होती है, जहां ओलंपिक चैंपियन एंड्रे देग्रास को 21st टाटा मुंबई मैराथन का इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है। पर जहां कुछ नए सफर शुरू हुए, वहीं कुछ लेजेंड्स हमें छोड़कर भी गए हैं इस हफ्ते। हाँ, रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट आंद्रे बटेल, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुरेश कलमादी और फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का निधन हो गया। इन सभी ने अपने अपने फील्ड्स में एक डीप लेगेसी छोड़ी है। पर्सनल अचीवमेंट से आगे बढ़कर अगर हम देश के टेक्नोलॉजिकल और सिक्योरिटी फ्रंटियर्स को देखें, तो वहां लिटरली बाउंड्रीज पुश हो रही हैं। स्पेस और डिफेंस में बहुत एक्शन था इस हफ्ते। बिल्कुल, स्पेस में ISRO ने SSLV के 3rd स्टेज का सक्सेसफुल स्टैटिक टेस्ट कंडक्ट किया। इंटरनेशनल स्पेस अरीना में SpaceX ने इटली का कॉस्मोस स्काईमेड 2nd जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च किया और ग्राउंड लेवल साइंस के लिए CSIR NPL न्यू दिल्ली में 2 वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज का उद्घाटन हुआ। ये साइंटिफिक कैपेबिलिटीज आजकल डिफेंस स्ट्रैटेजी का डायरेक्ट बैकबोन बन चुकी हैं। DRDO द्वारा उड़ीसा कोस्ट से 2 प्रलय मिसाइल्स का सक्सेसफुल लॉन्च और IAF की तेजस फर्स्ट फ्लाइट की 25th एनिवर्सरी इस बात को रीएनफोर्स करती हैं। लेकिन डिफेंस स्पेस में इस हफ्ते का सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्टिंग इवेंट कुछ और ही था। क्या? इंडियन आर्मी ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी डिक्लेयर किया है। वेट, ये पॉइंट बहुत गहरा लग रहा है। आर्मी ने एक नई मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स बनाई है जिसका नाम है भैरव, और डेटा कहता है कि इस फोर्स में 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटिव शामिल होंगे। सही पढ़ा आपने। तो क्या इसका मतलब ये है कि ट्रेडिशनल फुट सोल्जर्स को रिप्लेस किया जा रहा है? क्या अब बैटल्स फिजिकली कम और स्क्रीन्स पर ज्यादा लड़ी जाएंगी? 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स, मतलब ये तो एक साईफाई मूवी जैसा लग रहा है मुझे। जरूर होता है। मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ गोली और बारूद के बारे में नहीं है, ये इंफॉर्मेशन डोमिनेंस का खेल बन चुका है। राइट। जिसके पास रियल टाइम डेटा है और जो उस डेटा को फास्ट प्रोसेस करके प्रिसिजन स्ट्राइक्स कर सकता है, वही जीतेगा। भैरव फोर्स का बनना इस बात का प्रूफ है कि फ्यूचर की वॉर्स मैदान से ज्यादा जॉयस्टिक्स और क्लाउड नेटवर्क्स के जरिए लड़ी जाएंगी। निबे लिमिटेड के साथ सूर्यास्त्रा रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए जो 293 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो भी इसी टेक हेवी डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। डिफेंस के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी में भी टेक का मैसिव यूज हो रहा है। वेस्टर्न रेलवेज ने भावा अहमदाबाद सेक्शन पर कवच 4.0 कमीशन कर दिया है। पर कवच 4.0 एग्जैक्टली काम कैसे करता है? एक स्पीडिंग ट्रेन को एक्सीडेंट से बचाने का एक्चुअल ऑटोमेटिक मैकेनिज्म क्या है इसमें? कवच एक इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है।
इसका बेसिक प्रिंसिपल RFID टैग्स यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। ओके। ट्रैक्स पर, सिग्नल्स पर और ट्रेन के इंजन में RFID टैग्स और रिसीवर्स लगे होते हैं। ये आपस में रियल टाइम में बात करते हैं। अगर एक ट्रेन रेड सिग्नल क्रॉस करने वाली होती है या दो ट्रेन्स गलती से एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ जाती हैं, तो सिस्टम ड्राइवर के रिएक्शन का वेट नहीं करता। ओह, वो खुद एक्ट करता है। हाँ, कवच ऑटोमेटिकली ट्रेन के ब्रेक सप्लाई कर देता है। ये ह्यूमन एरर को डायरेक्टली ओवरराइड कर देता है। ब्रिलियंट। इंजीनियरिंग का एक और मार्वल इस हफ्ते सामने आया। एक अंडरग्राउंड मेट्रो टनल के ठीक ऊपर एक मेक इन इंडिया हाई स्पीड रेल ब्रिज सीमलेसली कंस्ट्रक्ट किया गया। और नेचर और एनवायरनमेंट को देखें तो वहां भी डिस्कवरीज चल रही हैं। मिजोरम में रीड स्नेक की एक बिल्कुल नई प्रजाति खोजी गई है, जिसे कैलेमेरिया मिजोरमेंसिस नाम दिया गया है। ये याद दिलाता है कि इतनी टेक ग्रोथ के बावजूद हमारा नेचुरल इकोसिस्टम अभी भी सीक्रेट से भरा पड़ा है। और इंपॉर्टेंट डेज के पर्सपेक्टिव से याद रखने वाली बात यह है कि 1 फेब को इंडियन कोस्ट गार्ड डे और 4 जैन को वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व किए गए। इन सभी डेवलपमेंट्स के बीच मैंने एक और इंटरेस्टिंग पॉलिसी शिफ्ट नोटिस की। सरकार अब उन सेक्टर्स पर ध्यान दे रही है जिन्हें ट्रेडिशनली इनफॉर्मल या सिर्फ एंटरटेनमेंट माना जाता था। ये मिसलेनियस अफेयर्स का हिस्सा जरूर है, पर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा लग रहा है मुझे। आप LADC की बात कर रही है ना? एग्जैक्टली। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल यानी LEDC एस्टैब्लिश किया है। टारगेट दिया गया है इंडिया की ₹20,861 करोड़ की कॉन्सर्ट इकोनॉमी को फॉर्मलाइज और बूस्ट करना। क्या अब वक्त आ गया है जब एंटरटेनमेंट और कॉन्सर्ट्स को एक हार्डकोर इकोनॉमिक पिलर की तरह देखा जाए? बिल्कुल आ गया है। सॉफ्ट पावर और कल्चरल इवेंट्स अब सिर्फ लेजर नहीं रहे, ये एम्प्लॉयमेंट इंजन बन चुके हैं। जब एक मैसिव स्किल कॉन्सर्ट होता है तो सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट को पैसे नहीं मिलते। राइट, उसके आसपास एक पूरा इकोसिस्टम होता है। हाँ, ट्रांसपोर्ट, होटल्स, लोकल फूड वेंडर्स, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज और सिक्योरिटी एजेंसीज, इन सब का बिजनेस चलता है। इस 20,861 करोड़ के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मलाइज करने का मतलब है बेटर टैक्स रेवेन्यू, जॉब सिक्योरिटी और GDP में एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। मेक सेंस। कल्चरल हिस्ट्री की बात करें तो गोवा के CM ने एक ऐसी किताब लॉन्च की जिसका टाइटल ही बहुत स्ट्राइकिंग है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। एनवायरनमेंट के फ्रंट पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने गंगा बेसिन में इंडियन स्किमर और दूसरे बर्ड्स को सेव करने के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। स्टेट्स के इनिशिएटिव्स भी अब बहुत टारगेटेड हो गए हैं। असम में 4 से 14 साल के बच्चों के लिए संस्कार शाला का इनॉग्रेशन हुआ। JNK के रजौरी में इंडियन आर्मी ने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो संगम शुरू किया और चंडीगढ़ में लैंड स्टैक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। रिसर्च और पॉलिसी अब इंस्टीट्यूशन से निकलकर डायरेक्ट सोसाइटी में जा रही हैं। EAM डॉक्टर S जयशंकर ने IIT मद्रास में IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च किया। वेलफेयर स्कीम्स में देखें तो ESIC ने अपने SPRE 2025 का रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर दिया है। तो और कॉर्पोरेट और साइंटिफिक पैक्ट्स में BML ने एक मास्टर रिसर्च एग्रीमेंट साइन किया और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने VMSPL के साथ एग्रीमेंट किया। ONGC ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलकर EMRS ट्राइबल स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए MOU साइन किया। और अंत में नुम्बियो ने अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 रिलीज कर दिया है, जो इन्फ्लेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स का एक ग्लोबल बेंचमार्क देता है। तो अगर इस पूरे डीप डाइव पर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये क्लियर हो जाता है कि जनवरी 2026 का ये पहला हफ्ता किसी आम करंट अफेयर्स के सिलेबस जैसा नहीं है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड डैशबोर्ड है। एक तरफ देश 4.18 ट्रिलियन पहुंचकर दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहा है, दूसरी तरफ आर्मी भैरव फोर्स के साथ ट्रेडिशनल वॉरफेयर से डेटा सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ शिफ्ट हो रही है। बिल्कुल, टेक मैन्युफैक्चरिंग में बिलियंस लग रहे हैं और AI के लिए सौर प्रोग्राम के थ्रू वर्कफोर्स को ट्रेन किया जा रहा है। ये सभी फैक्ट्स आपस में एक दूसरे को फीड कर रहे हैं। और यही रीजन है कि प्रेपरेशन का फंडामेंटल अप्रोच बदलना जरूरी है। सिर्फ स्कीम्स और पॉलिसीज के नाम याद रखने से अब क्लियर एडवांटेज नहीं मिलता। उन पॉलिसीज के इम्प्लीकेशंस, उनका एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म और उनका बाकी सेक्टर्स पर रिपल इफेक्ट समझना पड़ेगा। एक इकोनॉमी तभी ग्रो करती है जब उसके सभी पार्ट्स, बैंकिंग, डिफेंस, टेक और वेलफेयर, एक सिंक्रोनाइज्ड मशीनरी की तरह काम करें। और इसके साथ ही हम अपने पोर्टफोलियो वाली एनालॉजी पर फुल सर्कल आते हैं, जो हमने शुरू में बात की थी, डिफेंस और ऑफेंस का बैलेंस। एक आखिरी सवाल जो इस पूरे डिस्कशन से नेचुरली निकलता है,
जो सबको सोचना चाहिए अगर देश सोर प्रोग्राम के थ्रू एआई और एल्गोरिदम्स को मास्टर कर रहा है और डिफेंस डेटा सेंट्रिक हो रहा है, तो आने वाले समय में एक बैंकर या एक रेगुलेटरी ऑफिसर का रोल कितना बदल जाएगा। बहुत ज्यादा। राइट। जब पेमेंट से लेकर लोन्स तक सब कुछ एआई ड्रिवन होगा, तो क्या एक फ्यूचर बैंकर को कन्वेंशनल फाइनेंस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा सिस्टम्स को समझने की जरूरत पड़ेगी? इस बदलते हुए लैंडस्केप पर जरूर विचार कीजिए। इस डीप डाइव में हमारे साथ इस कॉम्प्लेक्स डेटा को डिकोड करने के लिए शुक्रिया।